हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य और एक और वीडियो लेकर आया हूँ मार्केट अपडेट का। आज है 12 जनवरी 2021। तो बात करने वाले हैं मार्केट में क्या हुआ और किस तरीके से हम कल को प्लान कर सकते हैं। तो आज कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अभी भी बहुत स्ट्रेंथ आ गई है। तो सबसे पहले चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल निफ्टी में काफ़ी बड़ा अप मूव आया। मॉर्निंग में हमने छोटा सा डिप देखा 20-30 पॉइंट्स का, उसके बाद से पूरी रिकवरी आई और वो रिकवरी इतनी स्ट्रांग थी। उसमें मेजर रोल हमेशा की तरह आपका यूएस फ्यूचर माइनस में था, वो प्लस में चला गया, हम भी प्लस में चले गए। तो मेजर ड्राइविंग फोर्स उधर से ही आता है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा जो चेंज हुआ ट्रेंड में वो था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर था, कल भी परसों भी और आज सुबह भी। उसके बाद उसने रिकवरी दी है, -250 पॉइंट से +350 पॉइंट, ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का जो बाउंस आया है उसने पूरा का पूरा टर्न अराउंड किया। और ये निफ्टी का जो अपसाइड देखेंगे इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन बैंक्स का था। तो ये आज का ओवरऑल समरी है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि क्या कौन सा सेक्टर है जो सबसे स्ट्रांग है राइट नाउ, तो रियलिटी सेक्टर एकदम मैड रश है, पागल की तरह लोग उसमें कूद रहे हैं। एनर्जी में आप रिलायंस देखेंगे इसलिए ऊपर था, और टेलीकॉम कंपनीज में आपने थोड़ी बहुत बाइंग देखी, थोड़ी बहुत नहीं मतलब अच्छी बाइंग देखी। भारतीय एयरटेल हमारा लास्ट वीक का पिक भी था, हमने वीडियो भी बनाया था उस पर, तो वो काफ़ी अच्छा किया। आइडिया ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, तो आइडिया अभी अपना 12-12.5 के पास टॉप पे है। लेकिन टेलीकॉम रियलिटी, तो रियलिटी में बहुत सारे शेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया। बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारा पैसा आ रहा है और मोस्टली ये रिटेल गैंग है जो इसमें एंट्री कर रहा है। देखिए डेफिनेटली रियलिटी सेक्टर में आगे आने वाले दिन जो होंगे बहुत अच्छे होंगे। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक हैं जो इसके लिए एक ओवरहैंग बना रहेगा। तो मेरे हिसाब से रियलिटी में कोई खराबी नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी आज लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन रियलिटी का शेयर आज लेंगे तो मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा है, क्योंकि फेयर वैल्यूएशन इसमें बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहती है। तो पहली चीज़ ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आज सेक्टोरियल किसने कंट्रीब्यूट किया। तो कंट्रीब्यूशन का अगर चार्ट है यहाँ पे, एक नई जगह पे एनएससी ने बहुत अच्छे से इसको कर दिया है। तो एनएससी में आप जाके देख सकते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे रिलायंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था 44 पॉइंट्स, एचडीएफसी बैंक एंड भारतीय एयरटेल, एसबीआई, आईटीसी। तो मतलब काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। आप देख सकते हैं मेजर स्टॉक्स ने आज मार्केट को उठाया है, मेजर स्टॉक्स में। लेकिन उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंक का मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि बैंक निफ्टी का काफ़ी वेटेज है 35% के आसपास। तो एचडीएफसी, एसबीआई और आप एक्सिस बैंक, ये 3-4 बैंक, आईसीआईसीआई भी था। तो ये 3-4 बैंक ने काफ़ी बड़ा पुल किया, ऊपर की तरफ खींचा, क्योंकि यही खींच रहे थे नीचे की तरफ। लेकिन आज जो सबसे बड़ा निफ्टी को नीचे खींचने वाले शेयर्स थे वो आप देख सकते हैं कोटक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, सन फार्मा। ये 4-5 स्टॉक का वेटेज काफ़ी है, तो इन लोगों ने नीचे की तरफ खींचा। ओवरऑल आप देख सकते हैं टॉप गेनर वही है। रिलायंस जो ऑलरेडी वीक चल रहा था, हमने इसके बारे में वीडियो बनाया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें कन्विक्शन था कि इसमें बाउंस आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे फेयर वैल्यूएशन में है पूरे मार्केट के कंपेरिजन में। तो रिलायंस ने आज अच्छा परफॉर्म किया। एचडीएफसी बैंक का जो 1360 के आसपास, 1460 के आसपास जो एरिया था उसने क्रॉस कर दिया है 1480 पे। हमने 60 की बात की थी कि अगर 60 क्रॉस कर जाता है तो एचडीएफसी बैंक में 1500 तक के लेवल भी आ सकते हैं, 1500 तक के। तो मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी भी थोड़ा यहाँ से अपसाइड दे सकता है, संभाल सकता है 1-2 दिन। और एसबीआई, एक्सिस बैंक जो हमारे 2 कंटेंडर थे जो ये लास्ट फेज ऑफ रैली में कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने हाई की तरफ जाते हैं। तो एसबीआई ने 293 का लेवल हासिल कर लिया और एक्सिस बैंक आपका ऑलमोस्ट 674 है। तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक भी 700 तक जा सकता है और एसबीआई एक बार 300 का आंकड़ा टच करके चूम के वापस आएगा या उसके बाद 305, 310 जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसी के लिए ये सभी स्टॉक्स अपने अपने उन लेवल्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोटक बैंक की बात हमने की थी पिछले महीने, हम इस पर काफ़ी बात कर रहे थे कि 2040, 2050 पे था। अभी देखिए आप देख सकते हैं 140 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, 13-14% गिर चुका है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों फॉल हुआ है, इसका भी एक बहुत बड़ा 13-14 नहीं, ऑलमोस्ट 7-8% का, सॉरी 7-8% का फॉल ऑलरेडी आ चुका है। अब अगर 7-8% का रोटेशन होगा तो कोटक बैंक यहाँ से अपसाइड दिखा सकता है। और मेरे हिसाब से एचडीएफसी, एसबीआई और एक्सिस अगले कुछ दिनों में वीकनेस दिखाएंगे जैसे कोटक ने दिखाई है। तो देखिए मार्केट कहाँ रह रहा है, मार्केट में सेक्टर रोटेशन करके वहीं के वहीं लेवल्स मेंटेन हो रहे हैं, हाई भी बना रहा है, लेकिन स्टॉक्स बहुत अच्छा मूव दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगले हफ्ते तक में कोटक बैंक एक बाय बन जाएगा। मोस्ट अगले हफ्ते नहीं, अगले 1-2 दिन में ही बन जाएगा। और उसके बाद जो स्टॉक आपको अगले 1-2 दिन में वीक दिखे बैंकिंग में, वो स्टॉक अगला कोटक जैसे कम से कम 7-8% का डिप दिखाएगा। तो ये आपको नज़र रखना है रोटेशन किस तरीके से होगा। दूसरा है आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, तो एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, ये 3 मेजर कंट्रीब्यूटर थे। तो अकेले एचडीएफसी इतना बड़ा वेटेज है उसका 25% का, तो अकेले वो 180 पॉइंट्स तो उसी ने उठा दिया। और एसबीआई आप देख सकते हैं, एक्सिस बैंक देख सकते हैं, ये 3 मेजर कंट्रीब्यूटर थे आपके बैंकिंग में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की, उससे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं।
तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये अनचार्टेड टेरिटरी है, लेकिन सपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या है, देखो बुलिश है, डिप में बाय करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिप आता है बड़ा तो कहाँ पे बाय करना है। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ 14,490 लेवल इमीडिएट सपोर्ट है इसका। इमीडिएट सपोर्ट जो है 14,490, जो यहाँ से 70-80 पॉइंट्स नीचे है ऑलमोस्ट, और इसके बाद अभी सपोर्ट्स ऊपर जाते जा रहे हैं, लेकिन ये ब्रीच भी होना बहुत चक्कर ये है कि ये ब्रीच हुआ तो इसके बाद अगला सपोर्ट बहुत नीचे है, ऑलमोस्ट आपका 400 पॉइंट नीचे होगा। तो आपको ये देखना है कि अगर आपका किसी भी केस में स्टॉप लॉस सेट होता है तो इस एरिया पे आप बाय करेंगे, 14,500 के पास आएगा। ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो देख लीजिएगा, ग्लोबल मार्केट अगर ठीक ठाक है तो ही ये वाला बाय बनता है, अदरवाइज ग्लोबल में नेगेटिविटी आपने यहाँ बाय कर लिया, गारंटी ये टूटेगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। इसके नीचे भी सपोर्ट्स बन सकते हैं, आप 14,300 के आसपास भी आपको सपोर्ट बन सकते हैं, तो आपको वहाँ पे भी बाइंग आ सकती है। तो यहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ एरर नहीं रखना है, आपको सीधी सी बात है, अगर आपका ब्रेक होता दिखता है तो आपको निकल जाना है, लेकिन यहाँ पे बाय है आपका 14,500 के आसपास 70 पॉइंट्स का डिप है, बाय करिए। आप 30-35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे, डिसेंट है, और आप एक और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ में जो रैली आ रही है, डेली की तरह आज भी रैली आई, पिछले 3-4 दिनों से रैली आ रही है, तो सेकंड हाफ में 50-70 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आती है, तो वो आपको मिल सकता है अगर यहाँ पे डिप आपको इस एरिया पे मिले। तो ये आपका निफ्टी में गेम प्लान रहेगा, और आपका जो मेजर सपोर्ट है अभी शिफ्ट होके आपका 14,180 पे है। अब निफ्टी बैंक की बात कर लें तो निफ्टी बैंक अभी रेजिस्टेंस एरिया में फिर से आ गया है। हम यहाँ से गिर रहे थे, लेकिन इसने फिर से संभाला है इस एरिया में, और मेरे हिसाब से राइट नाउ अगर आप बात करते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है अपसाइड में, तो इमीडिएटली 50-80 पॉइंट्स ऊपर ही रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी में जो आप कह रहे हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैसा है नहीं। आरएसआई में आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितना बड़ा ये बाउंस दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉशियस रहना ज़्यादा पसंद करूँगा मैं। और यहाँ पे अगर आप पूछें कि कौन सा सपोर्ट एरिया है, तो इमीडिएटली आपका सपोर्ट आता है यहाँ पे, ये है 31,980, जो कल का लो भी था, आई थिंक आज भी लो इसने बनाया है यहीं पे। तो 9 नहीं, आज का लो तो 700 के आसपास था, तो 31,950 आपका सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो टूटा तो आपका फिर नीचे 700 तक तो आज ही होके आया है, तो वहाँ तक तो जाएगा ही, उसके नीचे भी जा सकता है। तो आप अपना स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ से अगर डिप मिलता है, और अगर आपको ग्लोबली वीकनेस दिखती है तो आपको 32,450 तक का अगर बाउंस मिले, ग्लोबल मार्केट फ्लैट दिखते हैं, वीकनेस दिखती है, तो वो एरिया सेलिंग एरिया होगा। 450-500 के आसपास बाउंस मिले और ग्लोबल मार्केट्स अगर फ्लैट टू नेगेटिव है तब। तो ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब मारुति की बात कर लें तो मारुति ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव दिया था, 8300 का टारगेट की बात की थी हमने 2-3 दिन पहले, आज मॉर्निंग में ही उसने टच किया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अब कंसोलिडेशन चलेगा, और कंसोलिडेशन में आपका जो सपोर्ट है वो 8,100 के आसपास है। 8,100 से लेके 8,000 के आसपास तक सपोर्ट्स हैं, तो ये हो सकता है हम यहाँ पे कंसोलिडेट करें, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर ना जाए। तो मेरे हिसाब से अगर कोई यहाँ पे कोई ट्रेड लेना चाहता है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे कॉल सेल कर सकता है, हेज करके डेफिनेटली, और दूर का कॉल भी बाय कर सकता है। अगर जिस तरीके की स्ट्रैटेजी बना, मेरे हिसाब से कॉल सेल करना यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हम यहाँ पे अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इस रेंज में स्पेंड करें, और ये स्ट्रैटेजी काम आ सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस आपको 8300 का, आपको आज का जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपको 50-80-100 पॉइंट का जो बाउंस मिलता है उसको 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा के ही आपको लेकर चलना है कि भाई मैंने कॉल सेल किया है तो 50 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस है। इस तरीके से आप गेम प्लान बना सकते हैं यहाँ पे मारुति में। अभी कंसोलिडेशन की उम्मीद है, लेकिन ऐसा नहीं है, नेगेटिव नहीं है, गिरेगा नहीं। कब तक नहीं गिरेगा? जब तक 8,000 के ऊपर है, 8,000 के ऊपर जब तक है तो बड़ा फॉल इसमें नहीं आएगा। काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है ऑटो सेक्टर में। अब हम बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की, जो है टाटा मोटर्स, जो काफ़ी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो टाटा मोटर्स ने अच्छा खासा बाउंस दिखाया 198 से 248, थोड़ा सा साथ इसको दे दिया दुनिया भर की खबरें और न्यूज़ ने, फिर थोड़ा सा अर्निंग्स की पॉजिटिविटी, उसके बाद फिर आज स्क्रैपेज पॉलिसी की न्यूज़, और फिर जीएलआर के नंबर, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन ये जो हुआ है इसके बाद थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन होगा, तो मेरे हिसाब से जो 238 था, पुराना हाई भी 238 है। अगर आप पास्ट में जाते हैं तो आप देखेंगे 238 तक हम लास्ट टाइम भी गए थे, मैंने कल भी आपको बताया था। आज आकर हम 237 पे बंद हुए हैं, तो इस एरिया पे आप बहुत एग्रेसिव मत होइए, लपेटे में आएंगे तो फिर यहाँ से सीधे आपको जो कम से कम 220 से लेके 215 तक तो डिप मिल सकता है। तो मेरा ये कहना, जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं उनको निकलने का मौका था, आज भी फिर मिल सकता है, दोबारा मिलेगा, क्योंकि आज भी ये प्लस में क्लोज हुआ है, तो 4 से 5% तो कल भी ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरा सिंपल कहना है, अगर 225 पे मिले तो बाय करो,
235-37 पे बाय करके रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। और अगर दोबारा से हम 250 के आसपास जाते हैं और आपको लगता है 250 ब्रीच नहीं हो रहा है, तो सेकेंड हाफ में आज पॉजिटिविटी के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो यही स्ट्रक्चर आपको आगे भी दिख सकता है। तो टाटा मोटर्स में आपको गेम प्लान क्या रखना है, 250 के आसपास जाए, सेकेंड हाफ तक आप देखिए कि नहीं बना पा रहा है हाई, मॉर्निंग में एक हाई बना सकता है, 5-7% का हाई कल भी आ सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर डिप मिल जाए मॉर्निंग में तो बाय कर लो, कोई डाउट नहीं है। 230 के आसपास या 225 के आसपास अगर डिप मिले वो पक्का बाय है, पहला जो भी डिप आएगा वो बाय होगा। लेकिन अगर 250 पे खुले तो वहाँ कुछ मत करना, सिंपल सी चीज़ है, देखना कि फेड होने लगता है तो फिर वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। इसी एरिया में रुकेगा ये 225 से 235 240 के बीच में ही ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबलाइज होगा अगली रैली के पहले। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है टाटा मोटर्स के बारे में। और जो अगला स्टॉक है टाटा स्टील है। टाटा स्टील में आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बना है तो ये काफ़ी डेंजरस साइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 723 तक जाके हमने पूरा गिव अप कर दिया है, वो भी पॉजिटिव दिन में, मार्केट आज पॉजिटिव था। तो ओवरऑल ये दिखाता है कि यार यहाँ पे लोचा है, हाई लेवल पे सेलिंग आ रही है, तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे पोजिशनली ट्रेड लेने का मौका अच्छा है। मतलब यहाँ पे अगर आप आई डोंट नो कि टाटा स्टील में एफएनओ है, मैंने इसमें कभी ट्रेड नहीं किया, बहुत पहले इंट्राडे में किया था, एफएनओ है आई थिंक, तो इसमें आप कॉल सेल कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप कॉल सेल कर सकते हो 720 के आसपास, ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको मिलेगा 720 730, और मेरे हिसाब से ये आपको एक प्रोटेक्शन देगा, होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे आप। और दूसरा है अगर आपको इसको हेज करना है तो मेरे हिसाब से आई डोंट नो कि आपका ब्रोकर आपको क्या देता है कैरी फॉरवर्ड करने को, मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप 720 730 के कॉल सेल करते हो और दूर के कॉल बाय कर लोगे तो बेटर रहेगा, हेज रहेगी पोजीशन। और पुट साइड में अगर आपको हेज करना है पुट साइड में, तो मेरा हिसाब सिंपल है, 650 के नीचे मुझे नहीं लगता अभी जल्दी में ही जाएगा, तो 650 आपका लेवल डाउन साइड में प्रोटेक्टेड लग रहा है। ओवरऑल मेरे हिसाब से इस एरिया में ही हम थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं, हाई हमको मिल गया, लो हमको ये एरिया मिल गया, तो आप जो भी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बना सकते हो आप बना सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट्स राइट नाउ फ्लैट हैं, बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। इधर पे मुन्ना भैया दिख रहे हैं, बिच्छू का खेल, उसको मत देखिए, इधर देखिए एफएनओ में फ्यूचर्स में यूएस चल रहा है। तो यूरोप जो है आज फ्लैट है और यूएस जो है ठीक ठाक पॉजिटिव है। तो डेली की तरह सुबह तो ठीक खुलता है, बाद में ये इनडिसेंट हो जाता है, थोड़ा सा हमारे मार्केट खुलते ही ऊपर चला जाता है। तो आज भी वही हुआ, सुबह सुबह माइनस में थे हम, वहाँ से अपना 100 पॉइंट की बाउंस इसने दिया और हमारा मार्केट ने तो पूरा बाउंस दिया। तो अभी ओवरऑल ट्रेंड यही है, लो लेवल पे बाइंग आ रही है। यूएस मार्केट में भी सेम चीज़ है। डॉलर में जो चीज़ चल रही है 90.5 पे, मैंने कल भी बात की थी, ये एरिया थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकता है, लेकिन ये एरिया अगर ब्रेक हुआ तो 91.7 तक ही जाएगा, 91.7 याद रखिएगा। और वो एक बड़ा शिफ्ट होगा इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, जो इसमें हम आते हैं एशियन मार्केट्स के लिए। तो ये आप देखते रहिए, क्योंकि ये वीकनेस बढ़ेगी तो डेफिनेटली। और उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है हमें आईटी स्टॉक्स में एक थोड़ा सा टेक्निकल डिप मिल जाए और उसके बाद आईटी स्टॉक्स फिर से बाउंस देंगे। देखिए आईटी स्टॉक्स क्यों नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि उसको डिफेंसिव प्ले की तरह लिया जा रहा है, डॉलर का भी फायदा मिल रहा है उसको, ओवरऑल अर्निंग्स भी ठीक ठाक हो रही हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कोई फ़र्क पड़ा नहीं अर्निंग में, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसलिए डॉलर अगर ऊपर जाता है तो इसका भी फ़ायदा आईटी को मिलने वाला है। लेकिन क्या आईटी लगातार ऊपर जाता जाएगा? नहीं, उसके पहले जो भी डिप्स आ रहे हैं वो डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। बहुत बड़े डिप अभी नहीं आएंगे जब तक कोई बड़ा एक मूवमेंट शिफ्ट नहीं आता है, वो आपको ग्लोबल मार्केट से समझ में आ जाएगा जब आपको वहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स काफ़ी गिरेंगे। अब यहाँ पे डाउ जोन्स की बात करें तो कोई खास मूवमेंट नहीं है, बहुत यहाँ पे स्टेबल सा चल रहा है राइट नाउ। कल भी इसने डिप मारा, फिर रिकवरी हो गई, तो ओवरऑल 31,200 और 30,550, तो मेरे हिसाब से ये 300 से 500 पॉइंट की जो रेंज है, जब तक इसमें है तो कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। ये बहुत ही स्टेबल जोन है, इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो भाई बुलिश हो जाएंगे, नीचे की तरफ ब्रेक कर दे तो बेरिश हो जाएंगे। जब तक ये नहीं ब्रेक होता है तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से हमें कोई भी क्यूज़ खास बड़े नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर चाहिए, आप वेट कर रहे हो यार कब गिरेगा मार्केट, वो तभी गिरेगा जब ये वाली लाइन नीचे वाले सपोर्ट में 30,550 के नीचे यूएस फ्यूचर डाउ जोन्स जाएगा। और अगर बहुत बड़ा आपको लगता है ब्रेकआउट 16,000 वालों के लिए, अगर ये 31,150 के एरिया के ऊपर क्लोज होने लगे तब आपको 16,000 की तैयारी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतना इंजन है कि ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारा मार्केट ऐसा जा रहा है, एक समय आएगा ऐसा जाएगा और वही समय होगा जब ऐसा आएगा। तो ये जो एरिया होगा यहाँ पे सब शेयर से उतरेंगे,
बाकी क्या होगा उसके बाद, तो कुछ लोग भाग भी लेंगे, शेर तो कुछ ही होंगे जो खाएंगे लोगों को, लेकिन ये जो एरिया है ना, इसको कहते हैं फाइनल यूफोरिया। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये फाइनल जो स्टीप है, स्टीप जो राइज आता है, वो अभी नहीं आया शायद, या फिर आ भी रहा है राइट नाउ। अगर आप निफ्टी की बात करें तो दिख जाएगा। अब हम चलते हैं नैस्डैक में। तो नैस्डैक में भी कोई खास नहीं है स्ट्रक्चर, हायर हाई बनाता जा रहा है, लो भी हायर जाते जा रहे हैं। बहुत अच्छा अप ट्रेंड का साइन है। अभी फ़िलहाल के लिए कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, तब तक कोई टेंशन नहीं है जब तक ये एरिया, ये जो कंजेशन वाला एरिया है, रिसेंटली में हमने यहाँ पे काफ़ी देखा बाइंग आई, तो ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता किसी भी तरीके से। देखिए लास्ट टाइम एक बड़ा झटका मारा था नैस्डैक ने, और यहाँ पे 12,400 से 10,600, ये था करीब करीब 1800 पॉइंट का। तो झटका ऐसे ही आएगा, आप देख सकते हो। ये स्टीपनेस थी इसमें। अभी क्या है ना, शांत है, शांत में ऐसे ही नहीं गिरते स्टॉक गिरते हैं उससे पहले थोड़ा सा जोश लाया जाता है, जैसे इंडियन मार्केट में चल रहा है। यहाँ से गिर भी सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि इसके पहले अभी और ऊपर जाएगा, लेकिन मेरा कहना है कि ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है फाइनल शोडाउन जो यहाँ पे हुआ था। तो नैस्डैक में हुआ था, वैसा ही मैं इंडियन मार्केट में करंटली देख रहा हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा नया चैनल है FinShots, STL FinShots, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दोनों चैनल हैं, इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते चाहिए, और क्या। तो निफ्टी में मैं एक चीज़ आपको बता रहा था कि बस आप कुछ मत करो, यहाँ पे सिंपली जाओ और वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट लगा लो। ये चीज़ बोल रहा था, ये जा रहा है टेस्ला का रॉकेट। तो मेरा कहना है ये जो थी चीज़ ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि ये एरिया का स्ट्रक्चर ठीक है। जो यहाँ से हुआ है ना, ये थोड़ा सा ऑड है। नॉर्मली रैली आप देखेंगे 12,400 की जर्नी ये थी। अब देख लेते, कोई भी जर्नी आप देखो, ये थी, ये एंगल था, दिस इज़ द आइडियल एंगल, दिस इज़ द आइडियल एंगल, ये एंगल। अभी हम इस एंगल में आ चुके हैं। अब इसके बाद बस एक ही बचा है ऐसा, तो बस वेट करिए उसका, इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत जल्दी आने वाली हैं। मैं देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है यार, जिसको जो करना है करो। मेरा व्यू है कि भाई चाइना मार्केट फिर से दिखा देता हूँ आप लोग को, ताकि थोड़ा सा आपको पता चले कि शंघाई में क्या हुआ था। अब शंघाई कॉम्पोजिट क्यों मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसका रीज़न बहुत क्लियर है। आपको क्या लगता है, चाइना के पास पैसे नहीं है? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रिज़र्व है करेंसी का, वो चाइना के पास ही है। लेकिन चाइना भी वो नहीं कर सकता ना, जो चीज़ नहीं बचाई जा सकती उसको नहीं बचाया जा सकता, ये है। और फिर दोबारा एक बार हुआ था। तो ये जो हुआ था, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट ये स्टीप क्यों दिख रहा है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है। अगर आप निफ्टी लगाएंगे तो निफ्टी भी ऐसा दिखेगा भी राइट नाउ, ठीक है। तो ये जो एरिया था, ये एरिया हम कितने साल हो चुके हैं, 2008 था, सॉरी ये 2015 था, ये वाला था 5000। 2008 में भी हुआ था और 2015 में भी हुआ था। 2015 वाला लेवल ऑलरेडी 4600 गया था। कितने साल हो चुके हैं आप देख लो, 5 साल हो चुके हैं, 5 ईयर्स, हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए। प्रॉब्लम ऐसे ट्रेंड के साथ यही है कि हम जाएंगे बहुत तेज़ी से, गिरेंगे बहुत तेज़ी से, और वापस जाने में लगाएंगे बहुत ज़्यादा साल। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी मार्केट बहुत एक्सूबरेंस और बहुत इजी मनी से ऊपर उठता है ना, क्योंकि जो भी इजी मनी आया है वो वापस जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे यूएस में तो पैसा वापस जाएगा तो मार्केट में फिर से वही हालत होगी, वो होगी ही होगी। आपको लगता है क्या सरकार बचाएगी? नहीं, उनको रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट बढ़ना है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का वो होता है। और इसमें गवर्नमेंट को देखो, अभी कुछ नहीं सोच पा रहे वो लोग ये सोच रहे हैं कि जितने शेयर्स हम बेचेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हैं स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, जिससे उसमें आया है अपने इमर्जिंग मार्केट्स में, और हर जगह पैसा आया है। जब वो सोच रहे हैं हम जब पैसा निकालेंगे तब इतने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो चुके होंगे स्टॉक मार्केट में खरीदने के लिए कि वो गिरने नहीं देंगे। उनको जो बैंकिंग है, उनको मतलब जो खुशी है या जो उनको भरोसा है हम पर, रिटेल इन्वेस्टर पे, कि आएंगे और ये हाथों हाथ लेंगे। आपको एक आर्टिकल अभी आया है कि फेड ने $88 बिलियन प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है ट्रेजरी को। $88 बिलियन जो फेड है, फेड इज़ ए प्राइवेट एंटिटी, सरकारी नहीं है। वो रिजर्व, वो कंट्रोल करता है, लेकिन वो एक तरह से प्राइवेट चैम्बर है, ग्रुप है, ठीक है। और वो हैंडल करता है पूरा यूएस का मनी, और इनफैक्ट पूरे ग्लोबल में जो इतनी लिक्विडिटी है उसको। तो फेड ने $88 बिलियन प्रॉफिट बनाया है। किसकी जेब से बनाया होगा सोचो आप? हम लोगों को
ब्लफ कर करके, क्योंकि अगर वो बता देगा कि वो क्या करने वाला है तो हम तो जान जाएंगे ना। तो वो हमेशा हम लोग को गेसिंग में रखता है कि क्या होने वाला है, और फेड को पता है, फेड के रहते हुए ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको इसलिए तैयार रहना है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें बतानी चाहिए, समझानी चाहिए कूल होकर। आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।